हेलो एवरीवन, जय हिंद। एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है फोर्स एकेडमी की इस ऑनलाइन वीडियो सीरीज में। दोस्तों हम लोगों ने लास्ट क्लास में मध्य प्रदेश की जो प्रमुख किले हैं और जो प्रमुख महल हैं उनको कवर करना स्टार्ट किया था। उसी ऑर्डर में दोस्तों आज हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और आज सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों बांधवगढ़ के किले के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट किला है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सारे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, सबसे पहला सवाल यही पूछा जाएगा कि आखिरकार ये बांधवगढ़ का किला किस जिले में आता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक जिला है, ये देखिए उमरिया जिला। कौन सा जिला है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथ बोलिए, उमरिया जिला। और इस उमरिया जिले में ही कौन सा किला हमें देखने को मिलता है, बांधवगढ़ का किला। क्लियर है? तो यहां से पहला सवाल बन गया कि आखिरकार बांधवगढ़ का जो किला है किस जिले में है, तो आपको आंसर देना है उमरिया जिले में। क्लियर दोस्तों? अब चलिए कहानी थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। ये जो बांधवगढ़ का किला है दोस्तों, इसकी जो चर्चा है वो पुराणों में भी की गई है। या सुनो, अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए मध्य प्रदेश के किस किले की चर्चा नारद स्मृति में, शिव पुराण में यानी पुराणों में की गई है, तो आपको आंसर करना है बांधवगढ़ का किला। और आपको पता है क्या किस बांधवगढ़ के किले के बारे में पुराणों में कहा गया है कि इस किले का जो निर्माण है भगवान श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण के लिए कराया था। इसीलिए बांधवगढ़ के किले को भाई का किला भी कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो दो सवाल हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। बांधवगढ़ का जो किला है वो किस जिले में है, उमरिया जिले में है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क के भीतर है। उसके अलावा बांधवगढ़ के किले का निर्माण पुराणों के अनुसार किसने कराया था, भगवान श्री राम ने कराया था। किसके लिए कराया था, अपने भाई लक्ष्मण के लिए कराया था। इसीलिए बांधवगढ़ के किले को ब्रदर्स फोर्ट या भाई का किला भी कहा जाता है। क्लियर है? तो सीधे पूछा जाएगा किस किले को भाई का किला कहते हैं, आंसर क्या देंगे, बांधवगढ़ के किले को भाई का किला कहते हैं। समझ में आ गई बात? लेकिन इतिहासकार इस बात को स्वीकार नहीं करते। इतिहासकार कहते हैं कि इस बांधवगढ़ के किले का निर्माण जो बघेल वंश के आदि पुरुष हैं व्याघ्रदेव, उनके द्वारा करवाया गया था। तो यहां पे दो मत आ गए। बांधवगढ़ किले के निर्माता के संबंध में यहां पे कितने मत आ रहे हैं, दो। पुराणों के अनुसार बांधवगढ़ किले का निर्माण भगवान श्री राम ने कराया था, लेकिन इतिहास के अनुसार बांधवगढ़ के किले का निर्माण व्याघ्रदेव ने कराया था। और ये व्याघ्रदेव कौन है, बघेल वंश के आदि पुरुष हैं, यानी बघेल वंश के जो संस्थापक हैं बीशल देव और भीमल देव को माना जाता है, उनके पूर्वज हैं। क्लियर है? तो इतिहास के अनुसार बांधवगढ़ किले का निर्माण किसने कराया, व्याघ्रदेव ने। लेकिन एक कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं दोस्तों, ये जो बांधवगढ़ का किला है बहुत ज्यादा प्राचीन है। इसका निर्माण किसने कराया इसके तो पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन नो डाउट चूंकि बांधवगढ़ बघेल वंश की राजधानी रही है, इसलिए इस किले का पुनर्निर्माण जरूर व्याघ्रदेव ने कराया होगा। इतनी बात क्लियर है दोस्तों? चलिए, अब जैसे ही आप बांधवगढ़ के किले के अंदर जाएंगे, आपको जो सबसे प्रसिद्ध स्थल देखने को मिलता है इस किले के भीतर, वो है भगवान विष्णु की शेषशायी प्रतिमा। शेषशायी प्रतिमा यानी भगवान विष्णु जिस प्रकार जो शेष नाग के ऊपर लेटे होते हैं, वो जो मुद्रा होती है उसे कहते हैं शेषशायी मुद्रा। और इस किले के भीतर भी दोस्तों भगवान विष्णु की एक प्रतिमा मिलती है। आप देख पा रहे होंगे इस प्रतिमा में कि भगवान विष्णु ऐसे लेटे हुए हैं। क्लियर है? और अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए मध्य प्रदेश के किस किले में भगवान विष्णु की शेषशायी प्रतिमा मिलती है, तो आपको बोलना है बांधवगढ़ के किले से। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान सुनिएगा, ये जो आप भगवान विष्णु देख रहे हैं ना, ये भगवान विष्णु के चरण है। या सुनो, और भगवान विष्णु के चरण से यानी पैर वाले हिस्से से एक रिवर ओरिजिनेट होती है और उस रिवर का नाम है चरण गंगा नदी। कौन सी नदी, मेरे साथ बोल दीजिए, चरण गंगा नदी। तो अगर आपसे बोला जाएगा कि बताइए चरण गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है, तो आप बोलेंगे बांधवगढ़ के किले से होता है। बांधवगढ़ के किले में भी कहां से, तो आप बोलेंगे भगवान विष्णु की जो शेषशायी प्रतिमा है उसके चरण से होता है, इसलिए इस नदी का नाम भी चरण गंगा पड़ गई। अब ये नदी यहां से ओरिजिनेट होती है तो यहां पे एक छोटा सा तालाब भी बन जाता है और इस तालाब का नाम भी दोस्तों शेषशायी तालाब है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि शेषशायी तालाब का संबंध मध्य प्रदेश के किस किले से है, तो बांधवगढ़ के किले से। याद करिए, मैंने आप लोग को ग्वालियर का किला पढ़ाया है और ग्वालियर के किले में दोस्तों मैंने आप लोग को बताया कि ग्वालियर के किले में सूरज ताल और गंगोल ताल नाम के दो छोटे छोटे झील देखने को मिलते हैं। उसी तरह शेषशायी तालाब कहां देखने को मिलता है, बांधवगढ़ के किले में। क्लियर है? तो क्या क्या हम लोगों ने कवर कर लिया। मैंने सबसे पहले बताया कि जो बांधवगढ़ का किला है वो उमरिया जिले में है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क के भीतर है, विंध्य
विंध्याचल पर्वत श्रृंखला या विंध्याचल की पहाड़ी में बसा हुआ है। और जब नेशनल पार्क कवर करते हैं, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, वहां पे हम और भी डिस्कस करते हैं कि ये बांधवगढ़ जो है 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। क्लियर है? तो एक बार मेरे साथ बोल दीजिए, बांधवगढ़ किस जिले में है? उमरिया। किस पर्वत श्रृंखला में है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, विंध्याचल की पहाड़ियों में लोकेटेड है। इसका निर्माण किसने कराया था? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तो भगवान श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण के लिए कराया था। इसीलिए बांधवगढ़ के किले को हम क्या कहते हैं? भाई का किला कहते हैं। लेकिन इतिहास के अनुसार इस किले का निर्माण व्याघ्रदेव ने कराया था। व्याघ्रदेव कौन है? बघेल वंश के आदि पुरुष हैं। इस किले के भीतर आपको भगवान विष्णु की शेषशाही प्रतिमा और शेषशाही तालाब मिलता है, और इसी शेषशाही प्रतिमा के चरणों से एक नदी निकलती है जिसे हम चरणगंगा नदी कह देते हैं। और ये चरणगंगा नदी दोस्तों छोटी नदी है, कोई बहुत खास बड़ी नदी नहीं है। बरसात में इसमें पानी आ पाता है, जनरली ये सूखी हुई नदी होती है। आगे चलकर ये चरणगंगा नदी सोन नदी में मिल जाती है। क्लियर इतनी बात? अब ध्यान सुनिएगा दोस्तों, ये जो बांधवगढ़ का किला है दोस्तों, इस बांधवगढ़ के किले में कबीर दास के एक शिष्य थे, उनका नाम था धर्मदास। क्या नाम था? धर्मदास। धर्मदास ने, जो कि कबीर दास के शिष्य थे, इस बांधवगढ़ में काफी समय बिताया। इसलिए जो कबीर पंथी धर्म को या कबीरपंथी संप्रदाय पर आस्था रखने वाले व्यक्ति हैं, उनका एक प्रमुख तीर्थ भी बन जाता है बांधवगढ़। इसीलिए बांधवगढ़ में हर वर्ष दिसंबर माह में आपको क्या देखने को मिलता है दोस्तों? दिसंबर माह में कबीरपंथी मेला भी देखने को मिलता है। क्लियर होगी इतनी बात? इसके अलावा इस बांधवगढ़ के किले में दोस्तों एक मंदिर है, और वो मंदिर किसका है? बांधवेश का, यानी बांधव के ईश का, यानी ईश्वर का। तो बांधवाधीश मंदिर कहां देखने को मिलता है? बांधवगढ़ का। और ये भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार का मंदिर है। इसलिए हर वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी में दोस्तों इस किले के भीतर एक बहुत बड़ा मेला भी लगता है। क्लियर होगी इतनी बात? तो ध्यान रखना है, कबीर पंथियों का मेला किस किले में लगता है? बांधवगढ़ के किले में लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि बांधवगढ़ में जो कबीर दास के जो प्रमुख शिष्य थे धर्मदास, उन्होंने काफी समय बिताए थे। क्लियर होगी इतनी बात? चलिए, तो एक एक करके हम लोग सारे सवालों को तरफ बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा निम्न में से किस किले को भाई का किला कहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? बांधवगढ़ के किलों की हम क्या कहते हैं दोस्तों? भाई का किला कहते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मैंने तो बता दिया कि इसका आंसर क्या होगा? बांधवगढ़ होगा। क्यों भाई का किला कहते हैं? क्योंकि भगवान श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण के लिए कराया था। अगर आपसे पूछा जाएगा पैरेट्स फोर्ट यानी तोतों का किला किसे कहते हैं, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए मध्य प्रदेश के किस किलो को तोतों का किला कहते हैं, तो आपको कहना गिन्नौरगढ़ के किले को। इसकी चर्चा हम करेंगे। गिन्नौरगढ़ का किला सीहोर में आता है, कई जगह रायसेन बताया गया है, लेकिन वो गलत है, ध्यान रखिएगा। गिन्नौरगढ़ का किला रायसेन में आता है, और इस किले में तोता जो पैरेट होते हैं वो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए गिन्नौरगढ़ के किले को तोतों का किला कहते हैं। इस ग्वालियर के किले को हम लोगों ने कवर ही कर लिया है। ग्वालियर के किले को भारत का जिब्राल्टर, किलो का सिरमौर, किलो का रत्न, और बाबर ने क्या कहा था? द पर्ल इन द नेकलेस ऑफ हिंद कहा था। और ये जो असीरगढ़ का किला, इसको भी मैं पढ़ाऊंगा दोस्तों आगे की क्लासेस में। ये असीरगढ़ का किला बुरहानपुर में है और दक्षिण भारत की कुंजी कहा जाता है। क्लियर है? तो ध्यान रखना है, भाई का किला किस किले को कहते हैं, तो हमारा आंसर होगा बांधवगढ़ के किले को। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल में पूछा गया है निम्न में से किस स्थान पर भगवान विष्णु की शेषशाही मूर्ति मिलती है, तो इसका भी आंसर क्या होगा दोस्तों? बांधवगढ़ का किला। और यहीं पे दोस्तों हमें क्या देखने को मिलता है? यहीं पे बांधवगढ़ के किले में ही दोस्तों हमें शेषशाही तालाब भी मिलता है। अगला सवाल पूछा गया है बांधवगढ़ निम्न में से किस राजवंश की राजधानी रही है, ध्यान से सुनिएगा। बांधवगढ़ माघ वंश की राजधानी रही है। एक शासन काल हुआ था माघ वंश का, तो बांधवगढ़ माघ वंश की भी राजधानी रही है। आगे चलकर यहां पे बघेल वंश के शासकों ने भी अपनी राजधानी बनाई थी। समझ में आ गई बात? ये जो बांधवगढ़ है ये बघेल वंश और माघ वंश दोनों की राजधानी रही है। क्लियर दोस्तों? अगले सवाल की तरफ हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा गया है चरणगंगा नदी का संबंध निम्न में से किस जिले से है, तो चरणगंगा नदी कहां से है दोस्तों? बांधवगढ़ नेशनल पार्क से निकलती है, से भगवान विष्णु की शेषशाही के चरणों से, इसलिए चरणगंगा नदी का संबंध किस किले से है? बांधवगढ़ किले से। क्लियर इतनी बात दोस्तों? चलिए हम अब अगले किले की तरफ बढ़ते हैं। अगला किला है दोस्तों हमारा नरसिंहगढ़ का किला। कौन सा किला है दोस्तों? नरसिंहगढ़ का किला। तो पहले यह समझ लेते हैं दोस्तों कि आखिरकार ये नरसिंहगढ़ का किला किस जिले में आता है। बांधवगढ़ का किला किस जिले में आता है? बहुत बढ़िया, उमरिया जिले में आता है। ये देखिए दोस्तों यहां पे एक जिला है और इस जिले का नाम है राजगढ़ जिला। कौन सा जिला दोस्तों? राजगढ़ जिला। और राजगढ़ जिले में दोस्तों एक ब्लॉक या तहसील आती है, उसका नाम है नरसिंहगढ़।
नरसिंहगढ़। क्या नाम है दोस्तों? नरसिंहगढ़। और इसी नरसिंहगढ़ में नरसिंहगढ़ का किला है। समझ में आ गई बात? इसी नरसिंहगढ़ में क्या है? नरसिंहगढ़ का किला भी है। और ध्यान सुनिएगा दोस्तों, जब हम मध्य प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के प्रमुख नेशनल पार्क पढ़ते हैं, वहां हम पढ़ते हैं कि नरसिंहगढ़ एक अभयारण्य भी है। क्या है दोस्तों? नरसिंहगढ़ एक अभयारण्य भी है, यानी क्या है? ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। समझ में आ गई बात? तो पहला सवाल ये पूछा जाएगा कि बताइए नरसिंहगढ़ का किला कहां पे है, तो आप बोलेंगे राजगढ़ जिले में। बच कर रहिएगा, ध्यान सुनिएगा, नरसिंहगढ़ का किला नरसिंहपुर में नहीं है, नरसिंहगढ़ का किला राजगढ़ जिले में है। उसी तरह नरसिंहगढ़ अभयारण्य भी कहां पे है, तो नरसिंहगढ़ अभयारण्य भी राजगढ़ में है। समझ में आ गई बात? अब यहां से ध्यान से एक बातें समझिएगा दोस्तों, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि मध्य भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर मध्य प्रदेश के किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सबसे अधिक पाए जाते हैं, तो इस नरसिंहगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में दोस्तों मोर जो पक्षी है वो सबसे अधिक पाए जाते हैं। क्लियर है? अब ध्यान सुनिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए नरसिंहगढ़ किले का निर्माण किसने कराया, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नरसिंहगढ़ किले का निर्माण किसने कराया, तो ध्यान सुनिए दोस्तों, नरसिंहगढ़ किले का निर्माण राजा पारसराम ने कराया था। किसने कराया था दोस्तों? राजा पारसराम। और ये जो राजा पारसराम है ये नरसिंहगढ़ किले के निर्माता भी हैं। और अगर आपसे पूछा जाएगा नरसिंहगढ़ रियासत के संस्थापक भी कौन है, वो भी है दोस्तों राजा पारस राम। तो क्या क्या सवाल बनेगा? पहला सवाल बनेगा कि बताइए नरसिंहगढ़ का किला किस जिले में है, तो आप बोलेंगे राजगढ़ में। नरसिंहगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी किस जिले में है? राजगढ़ में। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर मध्य प्रदेश के किस अभयारण्य में सबसे अधिक देखने को मिलता है, तो भी अपना आंसर होगा नरसिंहगढ़ अभयारण्य। नरसिंहगढ़ किले और नरसिंहगढ़ रियासत के संस्थापक कौन है, तो आप बोलेंगे राजा पारसराम। क्लियर है दोस्तों? अब ध्यान सुनिएगा, इन राजा पारसराम के नाम पर ही नरसिंहगढ़ के किले के पास दो झीलें देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी दो झीलें हैं? एक झील का नाम है दोस्तों पारसराम। क्या नाम है? पारसराम ताल। इन्हीं के नाम पर, जो संस्थापक है पारसराम, उन्हीं के नाम पर एक झील है, उसका नाम है पारसराम ताल। और एक झील है दोस्तों, उसका नाम है चिड़ी खो झील। कौन सी झील? चिड़ी खो झील। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए पारसराम झील या पारसराम तालाब और चिड़ी खो झील या चिड़ी खो तालाब का संबंध मध्य प्रदेश के किस किले या किस अभयारण्य से है, तो आपको बोलना है नरसिंहगढ़ किले से। अगर आपसे जिला पूछा जाएगा तो आप आंसर करेंगे राजगढ़। समझ में आ गई बात? सवाल यह उठता है कि इसे आखिरकार चिड़ी खो झील क्यों कहते हैं, क्योंकि जो चिड़ी खो झील है दोस्तों, इसका जो आकार है वो एक चिड़िया के जैसे, एक बर्ड के जैसे है। मैं क्या करता हूं, इस चिड़ी खो झील की आपको एक फोटो दिखाता हूं। क्लियर है? आप यहां पे थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। ये देखिए, ये जो झील दिख रही है आपको कैसा दिख रहा है? ऐसा लग रहा है चिड़िया की चोंच है और ये चिड़िया की क्या पीछे का पंख है। तो ये जो झील है दोस्तों, ये चिड़ी खो झील है। समझ में आ गई बात? कहां पे है? नरसिंहगढ़ किले या नरसिंहगढ़ अभयारण्य में है। समझ में आ गई बात? अब देखिए दोस्तों, इस झील का थोड़ा सा आप नजारा देखिए, इस अभयारण्य का या किले वाले एरिया का नजारा देखिए। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये कश्मीर के जैसे सुंदर है? ऐसा नहीं लग रहा कि कितना सुंदर है कश्मीर के जैसा? या सुनो, इसीलिए नरसिंहगढ़ को, क्या मैं बोल रहा हूं ध्यान सुनिएगा, इसीलिए नरसिंहगढ़ को कश्मीर ए मालवा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है नरसिंहगढ़ को? कश्मीर ए मालवा भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कश्मीर ए मालवा या मालवा का कश्मीर किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे नरसिंहगढ़ को। एक बार मेरे साथ बोल दीजिए, अगर आपसे पूछा जाएगा कि मालवा का कश्मीर किसे कहते हैं, नरसिंहगढ़ को। किस जिले में आता है नरसिंहगढ़, तो एक बार फिर से सुन लीजिए, राजगढ़ जिले में आता है। अब यहां पे ध्यान सुनिए दोस्तों, एक दो कंफ्यूजन होती है, उस कंफ्यूजन को आप अभी दूर कर लीजिए। अगर आपसे पूछा जाएगा मालवा का कश्मीर, तब आपको आंसर करना है नरसिंहगढ़। लेकिन याद करिए, जब मैंने आप लोग को पचमढ़ी पढ़ाया है तो मैंने बताया दोस्तों मध्य प्रदेश का कश्मीर। क्या दोस्तों? मध्य प्रदेश का कश्मीर किसे कहते हैं, तो आपको बोलना है मध्य प्रदेश का कश्मीर पचमढ़ी को कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों? मध्य प्रदेश का कश्मीर जो है वो पचमढ़ी को कहते हैं। उसी तरह दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाएगा पश्चिमी मालवा का कश्मीर, क्या पूछा जाएगा? पश्चिमी मालवा का कश्मीर
क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? पश्चिमी मालवा का कश्मीर, तब आपको बोलना है कट्ठीवाड़ा। क्या है? कट्ठीवाड़ा। और ये कट्ठीवाड़ा कहां पे है दोस्तों? अलीराजपुर जिले में। कहां पे है? अलीराजपुर जिले में। तो यहां पे आपसे 3 प्रकार के सवाल बन गए। पहला, पूरे मध्य प्रदेश का कश्मीर पचमढ़ी, केवल मालवा का कश्मीर या कश्मीर मालवा तो नरसिंहगढ़, और मालवा में भी वेस्टर्न मालवा, पश्चिमी मालवा का कश्मीर तो कट्ठीवाड़ा। और ये कट्ठीवाड़ा कहां पे है? अलीराजपुर जिले में। क्लियर है? तो हम लोगों ने किन किन पॉइंट्स को कवर किया? सबसे पहले मैंने बताया कि जो नरसिंहगढ़ का किला है वो नरसिंहगढ़ तहसील राजगढ़ में है। अब ये नरसिंहगढ़ रियासत और इस किले के संस्थापक कौन है? राजा पारसराम है। नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य भी इस क्षेत्र में देखने को मिलता है। उसके बाद इसके अलावा यहाँ पारसराम झील और चिड़ीको झील है। और इस नरसिंहगढ़ को हम क्या कहते हैं? कश्मीर ए मालवा। मध्य प्रदेश का कश्मीर पचमढ़ी को कहते हैं, पश्चिमी मालवा का कश्मीर कट्ठीवाड़ा को कहते हैं, जो कि अलीराजपुर जिले में है। इतनी बात क्लियर हो गई दोस्तों। चलिए, तो आज हम लोगों ने सबसे पहले किस किले को कवर किया? बांधवगढ़ का। उस बांधवगढ़ के किले के बाद हम लोगों ने नरसिंहगढ़ के किले को कवर किया। तो अगर आपसे पहला सवाल पूछा जाएगा कि नरसिंहगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो आप क्या बोलेंगे? राजगढ़ जिले में। मध्य प्रदेश में किस स्थल को कश्मीर ए मालवा कहते हैं? मध्य प्रदेश का कश्मीर तो पचमढ़ी को कहते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा केवल मालवा का कश्मीर किसे कहते हैं, तब आपका आंसर होगा मालवा का कश्मीर कहते हैं दोस्तों नरसिंहगढ़ को। क्लियर है? निम्न में से किस स्थल में पारसराम ताल और चिड़ीको झील है? अभी अभी मैंने बताया कि पारसराम ताल और चिड़ीको झील कहां पे है? ये है नरसिंहगढ़ किले में या नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य में। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सूरज ताल और गंगोल ताप के नाम की जो झील कहां पे है, तो आपको बोलना है ग्वालियर के किले में। क्लियर है दोस्तों? चलिए अपनी कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब अगला किला आता है दोस्तों मकड़ाई का किला। कौन सा किला आता है? अगला किला आता है मकड़ाई का किला। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो मकड़ाई का किला वो किस जिले में है? पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? एक सेकंड मुझे समय दीजिएगा दोस्तों थोड़ा सा। चलिए, अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए मकड़ाई का किला कहां पे, तो आपको बोलना है हरदा जिले में। किस जिले में मकड़ाई का किला? हरदा जिले में। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इस किले का संस्थापक कौन है, तो ध्यान सुनिएगा, इस मकड़ाई के किले का निर्माण और मकड़ाई नाम की एक रियासत भी है। क्या है? मकड़ाई नाम की क्या है दोस्तों? मकड़ाई नाम की एक रियासत भी है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा मकड़ाई के किले का निर्माण या मकड़ाई रियासत के संस्थापक कौन है, तो आपको बोलना है राजा मकरंद शाह। कौन है? राजा मकरंद शाह। एक बार मेरे साथ बोल दीजिए, मकड़ाई किले का निर्माता और मकड़ाई रियासत के संस्थापक कौन है? राजा मकरंद शाह। और राजा मकरंद शाह किस वंश के शासक है? तो ये गोंड वंश के शासक हैं। किस वंश के शासक है? गोंड वंश के शासक है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि मकड़ाई का किला है कहां पे? हरदा जिले में। मकड़ाई किले का निर्माण और मकड़ाई रियासत का संस्थापक कौन है? राजा मकरंद शाह। किस वंश के शासक है? गोंड वंश के शासक हैं। अब ध्यान सुनिए दोस्तों, आखिरकार इस किले का नाम मकड़ाई क्यों पड़ा? तो ध्यान सुनिएगा दोस्तों, यहां से एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है मकरई नदी। कौन सी नदी? मकरई नदी। और इसी मकरई नदी के नाम पर इस किले का नाम क्या पड़ गया? मकड़ाई का किला। क्लियर हो गई? और इस मकरई नदी को ही एक दूसरा नाम से हम जानते हैं सयानी नदी। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए सयानी नदी या मकरई नदी किस जिले में प्रवाहित होती है, तो आप बोल लेंगे हरदा जिले में। मकड़ाई का किला कहां पे है? हरदा जिले में। क्लियर होगी इतनी बात? इस किले का निर्माण किसने कराया? राजा मकरंद शाह ने। किस वंश के शासक हैं वो? गोंड वंश के शासक है। क्लियर दोस्तों? चलिए अपनी कहानी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि मकड़ाई किला मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है, तो आपका आंसर क्या होगा? मकड़ाई का किला मध्य प्रदेश के हरदा जिले में अवस्थित है। उसी प्रकार हरदा रियासत का संस्थापक कौन है? तो मैंने अभी अभी बताया, हरदा रियासत को ही मकड़ाई रियासत कहते हैं। और इस मकड़ाई रियासत का संस्थापक और मकड़ाई किले का जो निर्माण है राजा मकरंद शाह ने करवाया था। समझ में आ गई बात? किस वंश के शासक थे? गोंड वंश के शासक थे। क्लियर दोस्तों? चलिए अब हम अगले किले की तरफ बढ़ते हैं और उस किले का नाम है संबलगढ़ का किला। क्या नाम है उस किले का? नाम ध्यान से देखिएगा, अगला किला है और उस किले का नाम है संबलगढ़ या सबलगढ़ का किला भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं मेरे दोस्तों? मेरे साथ बोलिए, सबलगढ़ का किला। सबलगढ़ का किले से पहला सवाल पूछा जाएगा कि सबलगढ़ का किला है कहां पे? या सुनो, पहला सवाल पूछा जाएगा कि सबलगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में है? इसे सबलगढ़
बोल दो या फिर संबलगढ़ भी बोल देते हो। तो ये दोस्तों ये मुरैना शहर से यानी मुरैना जिले में है और मुरैना से लगभग 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। तो पहला सवाल बन गया, सबलगढ़ का किला मध्य प्रदेश किस जिले में है? मुरैना में है। समझ में आ गई बात। अगला सवाल आपसे यह पूछा जाएगा कि इस किले का निर्माता कौन है या इस किले की नींव किसने रखी थी? समझ में आ गई बात। इस किले का निर्माण प्रारंभ किसने कराया था? तो उस व्यक्ति का नाम है दोस्तों सबल सिंह गुर्जर या सबला गुर्जर भी कह देते हैं। आप सबल सिंह गुर्जर कह दो या सबला गुर्जर कह दो। तो मेरे साथ बोलिए जिससे चीजें क्लास में याद हो जाए। पहला पॉइंट, सबलगढ़ का या संबलगढ़ का किला किस जिले में है? तो आप बोलेंगे मुरैना जिले में। एक बार मेरे साथ और बोल दीजिए, सबलगढ़ का किला किस जिले में है? मुरैना जिले में। सबलगढ़ का किले का निर्माण किसने प्रारंभ कराया था? तो सबला गुर्जर ने प्रारंभ कराया था। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। चलिए दोस्तों थोड़ा सा कहानी को हम क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इस सबलगढ़ के किले का निर्माण पूरा किसने कराया? सबला गुर्जर ने नींव रखी थी। समझ में आ गई बात। पूरा कराने का श्रेय था यादव वंश के या यदुवंशी शासक थे। उनका नाम था राजा गोपी चंद। क्या नाम था उनका? राजा गोपी चंद। तो 3 प्रकार के सवाल बन गए। एक बार फिर मेरे साथ बोल दीजिए, सबलगढ़ का किला कहां पे है? मुरैना जिले में। सबलगढ़ किले की नींव किसने रखी थी? तो सबला गुर्जर ने रखी थी। इसका किले का निर्माण पूरा किसने कराया? तो आपको याद रखना है यादव वंश का एक शासक था, यदुवंशी शासक था, उनका नाम था राजा गोपीचंद। तो किस किस किले को कवर किया? सबसे पहले हम लोगों ने बांधवगढ़ के किले को कवर किया। कहां पे है बांधवगढ़ का किला? उमरिया में है। भाई का किला किसे कहते हैं? बांधवगढ़ के किले कहते हैं। फिर नरसिंहगढ़ का किला कवर किया जिसे कश्मीर मालवा कहते हैं। किस जिले में है? राजगढ़ में। उसके बाद हम लोगों ने किस किले को कवर किया? सबलगढ़ या संबलगढ़ के किले को कवर किया। कहां पे आता है संबलगढ़ का किला? तो ये आता है दोस्तों मुरैना में। क्लियर है। चलिए थोड़ा सा कहानी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, 1 सेकेंड का समय दीजिएगा थोड़ा सा मुझे। चलिए दोस्तों अब हम जिस किले को कवर करते हैं उस किले का नाम है अजयगढ़ का किला। कौन सा किला? अजयगढ़ का किला। सबसे पहला ये सवाल पूछा जाएगा कि अजयगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ध्यान से सुनिएगा, ये अजयगढ़ का किला पन्ना जिले में है। किस जिले में है दोस्तों? ध्यान सुनिएगा। अगला किला है, उस किले का नाम है अजयगढ़ का किला। और अजयगढ़ का किला किस जिले में है? तो यहाँ पे देखिए एक जिला आपको दिख रहा है, इस जिले का नाम है पन्ना जिला। ठीक है, कौन सा किला है? यहाँ पे है अजयगढ़ का किला। अजयगढ़ का किला। अब ध्यान सुनिएगा, ये जो किला है दोस्तों बहुत ज्यादा प्राचीन है। ये जो किला है ये क्या है? ये जो किला है आपको बहुत ज्यादा प्राचीन है। इस किले का निर्माण चंदेल काल में हुआ था। इस किले का निर्माण कब हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों? इस किले का निर्माण चंदेल काल में हुआ था। चंदेल काल यानी दोस्तों तो 10वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था। क्लियर है। फिर आगे चलकर इस किले का पुनर्निर्माण कराया गया क्योंकि इतने सालों में किला खंडहर हो चुका था। और इस किले का जो पुनर्निर्माण है दोस्तों वो राजा अजयपाल ने कराया था। किसने कराया था? राजा अजयपाल ने। इसलिए कई बार इस किले का जो निर्माता है वो राजा अजयपाल को ही माना जाता है। लेकिन वास्तविक रूप से ये जो अजयगढ़ का किला बहुत ज्यादा प्राचीन है, चंदेल काल में बनाया गया था। आगे चलकर इस किले का पुनर्निर्माण राजा अजयपाल के द्वारा करवाया जाता है। इसीलिए दोस्तों इस किले को अजयगढ़ का किला कहा जाने लगा। अब अगला पॉइंट ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये जो अजयगढ़ का किला है यहाँ पे 2 दरवाजे हैं। मैंने आप लोग को बताया था किसी भी किले में प्रवेश करने के लिए तो दरवाजे होंगे ही। जैसे हम लोगों ने ग्वालियर के किले में 5 भीतरी दरवाजा और 2 बाहरी दरवाजा पढ़े थे, वैसे ही दोस्तों इस अजयगढ़ किले में 2 दरवाजे हैं। ठीक है, जिनमें से कम एक दरवाजे का नाम आपको ध्यान रखना है और उस दरवाजे का नाम है तरहौनी दरवाजा। कौन सा दरवाजा? तरहौनी दरवाजा। कैसा सवाल बनेगा? आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि बताइए तरहौनी दरवाजे का संबंध मध्य प्रदेश के किस किले से है? तब आप बोलेंगे अजयगढ़ के किले से, जो कि कहां पे है? पन्ना में है। समझ में आ गई बात। अब ध्यान से सुनिएगा अगली बात, इस किले के लगभग बीचों बीच में दोस्तों एक छोटा सा तालाब भी है, एक छोटी सी झील भी है और उस झील का नाम है दोस्तों अजय पालका तालाब। क्या नाम है? अजय पालका झील या अजय पालका तालाब। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि अजय पालका झील या अजय पालका तालाब किस किले में है, तो आप बोलेंगे अजय पालका झील या अजय पालका तालाब जो है वो अजयगढ़ के किले में है। और अजयगढ़ का किला किस जिले में आता है? तो आप बोलेंगे अजयगढ़ का किला आता है वो पन्ना में आता है। समझ में आ गई बात।
याद के लिए मैंने आप लोग को बताया है कि किले के भीतर बहुत सारे महल भी हो सकते हैं। या सुनो, जैसे ग्वालियर के किले के भीतर आपको गुजरी महल, चतुर्भुज मंदिर, मान मंदिर, तेली मंदिर, बादल महल ये सब देखने को मिलते थे। वैसे ही इस किले के भीतर एक महल है। क्या है? इस किले के भीतर एक महल है और उस महल का नाम है राजा अमन का महल। क्या नाम है? राजा अमन का महल। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि राजा अमन का महल मध्य प्रदेश के किस किले में है, तो आप बोलेंगे अजयगढ़ किले में। और अजयगढ़ का किला किस जिले में है? तो पन्ना जिले में। और ये जो राजा अमन का महल है, हालांकि ये वर्तमान में खंडहर हो चुका है, लेकिन इसके दीवारों पर पत्थर में बहुत बारीक नक्काशी की गई थी। तो सवाल पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का कौन सा महल है जो पत्थरों पर की गई बारीक नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? तो हमें आंसर देना होगा राजा अमन का महल। इतनी बात क्लियर हो गई। अब एक दो पॉइंट और ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। आपको मैं क्या बता रहा हूं? एक जुगाड़ बता रहा हूं, एक ट्रिक बता रहा हूं, और वो उस ट्रिक से आप ये याद रख पाएंगे कि अजयगढ़ का किला किस जिले में है, और उसी ट्रिक से आप ये भी याद रख पाएंगे कि अजयगढ़ के किले के भीतर ही राजा अमन का महल है। आपको केवल एक सेंटेंस याद रखना है और उस सेंटेंस का नाम है अजय अमन। ये अजय और अमन दो दोस्त थे और ये अजय और अमन क्या खा रहे हैं? पान खा रहे हैं। इस ट्रिक से आप याद कर पाएंगे। अजय से आप क्या याद रख पाएंगे? अजय से आप याद कर पाएंगे अजयगढ़ का किला। कौन सा किला मेरे प्यारे दोस्तों? अजयगढ़ से अजयगढ़ का किला। अमन से क्या आप याद रख पाएंगे? अमन से आप याद रख पाएंगे राजा अमन का महल। क्या याद रख पाएंगे? अमन से आप याद रख पाएंगे राजा अमन का महल। उसी तरह पान से क्या याद रख पाएंगे? पान से याद रख पाएंगे पन्ना। यानी इस छोटे से सेंटेंस से, सेंटेंस तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि सेंटेंस उसे कहते हैं जो पूरा हो, ठीक है, लेकिन फिर भी इस छोटे से ट्रिक से अजय अमन क्या खा रहे हैं? पान खा रहे हैं। उससे आप याद रख पाएंगे कि अजयगढ़ का किला, इसी किले के अंदर राजा अमन का महल है जो पत्थरों पर की गई बारीक नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, और इसी के अंदर आप ये पान से याद रख पाएंगे ये पन्ना जिले में आता है। इतनी बात क्लियर होगी दोस्तों। अब इस अजयगढ़ के किले में बहुत सारे जैन मंदिरों के भी खंडहर मिलते हैं, लेकिन आप वो याद रखना चाहें तो ठीक है, नहीं तो कम से कम इतनी बातें तो आपको ध्यान रखना ही है। कौन कौन से एक बार मेरे साथ बोल दीजिए। अजयगढ़ का किला कहां पे है? पन्ना में। इस किले के अंदर कौन सा महल है? राजा अमन का महल। राजा अमन का महल किसके लिए फेमस है? पत्थरों पर की गई बारीक नक्काशी के लिए फेमस है। इस अजयगढ़ के किले में एक दरवाजा है, तरहोनी का दरवाजा, और इस अजयगढ़ के किले के भीतर एक झील है, अजय पाल का झील। इतनी बातें कम से कम आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, हम लोग क्या कहते हैं, अब अगले किले की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों ने कौन कौन से किले को कवर कर लिया? हम लोगों ने कवर कर लिया सबसे पहले बांधवगढ़ का किला। बांधवगढ़ के किले के बाद हम लोगों ने कवर किया नरसिंहगढ़ किला। नरसिंहगढ़ के किले के बाद मुरैना के सबलगढ़ किले को, और उसके बाद पन्ना के अजयगढ़ किले को। तो अगर आपसे पूछा जाएगा राजा अमन का महल मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है, तो आप क्या बोलेंगे? राजा अमन महल। अजय अमन पान खा रहे थे तो अमन का महल अजयगढ़ के किले के भीतर है, और अजयगढ़ का किला किस जिले में है? पन्ना जिले में। क्लियर है दोस्तों? चलिए कहानी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अगला हमारा जो किला है दोस्तों वो है धार का किला। कौन सा किला? धार का किला। सवाल क्या बनेगा कि धार का किला किस जिले में है, ऐसा तो पूछा जाएगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, धार का किला धार में ही है। लेकिन राजगढ़ पैलेस पूछेगा तो कहां पे है, तो आपको ध्यान रखना है राजगढ़ पैलेस लगता है कि राजगढ़ जिले में होगा, लेकिन राजगढ़ पैलेस दतिया में है। इसको मैंने पढ़ा दिया है आप लोग को। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप कवर करते हैं धार के किले के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट। सबसे पहले बात आता है कि धार के किले का निर्माण किसने कराया, तो आपको ध्यान रखना है धार के किले का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था। किसने कराया था दोस्तों? दिल्ली सल्तनत का एक सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे दिल्ली सल्तनत का पागल सुल्तान भी कहा जाता है। तो पहला सवाल यहां से बन गया, धार के किले का निर्माण किसने कराया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। एक बार मेरे साथ बोल दीजिए, धार के किले का निर्माण किसने कराया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब सवाल उठता है, ये दिल्ली का सुल्तान था, इसको पड़ी क्या थी कि मध्य प्रदेश में किला बनवाए। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सारे पागलपन वाले काम किए हैं, और उसी पागलपन वाले कामों में से एक काम यह था कि इसने अपनी राजधानी बदली। पहले इसकी राजधानी हुआ करती थी दिल्ली। क्या हुआ करती थी इसकी राजधानी? इसकी राजधानी हुआ करती थी दिल्ली, और इसने राजधानी बदलकर कहां पे ला दिया? तो महाराष्ट्र में एक स्थान है दौलताबाद। क्या है? दौलताबाद, जिसका पुराना नाम देवगिरी भी हुआ करता था, दौलताबाद। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने एक काम किया था जो कि बाद में असफल भी रहा। उसने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन की थी। आज जब ये दिल्ली से दौलताबाद की
तरफ जा रहा था तो मध्य प्रदेश में धार में रुका। कहां रुका? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में धार में रुका। और यहाँ पे पहले से ही एक किला था, लेकिन वो किला पूरी तरह से खंडहर हो चुका था। समझ में आ गई बात? अब क्या किया दोस्तों, चूंकि उसने धार में रुका और धार में जब वो रुका तो मोहम्मद बिन तुगलक ने धार में जो खंडहर हो चुके किले का पुनर्निर्माण करा दिया। इसीलिए अगर आपसे पूछा जाएगा धार किले का निर्माता कौन है, तो आपको बोलना है मोहम्मद बिन तुगलक ने। कब कराया? तो लगभग 1344 ईस्वी के आसपास कराया, जब ये अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर रहा था। इतनी बात क्लियर होगी दोस्तों। अब ध्यान से सुनिए, अगर आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि बताइए धार के किले की किस शैली में बनाया गया है। जैसे याद करिए, मैंने आप लोग को जब ग्वालियर के महल कवर कराया था तो मैंने जय विलास पैलेस बताया, और मैंने जय विलास पैलेस में बताया था कि ये इटालियन या यूरोपियन शैली में बना हुआ है। मुझे बताइए धार किले का निर्माण किसने कराया? मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया। और ये मोहम्मद बिन तुगलक किस धर्म पर आस्था रखने वाला था? इस्लाम धर्म पर आस्था रखने वाला था। तो ये जो धार का किला है दोस्तों, इस्लाम और साथ ही साथ अफगान शैली में बना हुआ है। जिस प्रकार अफगानिस्तान में किले बनाए जाते हैं, उसी डिजाइन में, उसी शैली में मोहम्मद बिन तुगलक ने धार के किले का निर्माण कराया था। तो ध्यान रखिएगा, ये जो धार का किला है ये इस्लाम और अफगान शैली में बना हुआ है। धार का किला किस शैली में बना हुआ है? धार का जो किला है इस्लाम और अफगान शैली में बना हुआ है। किसने बनवाया है? मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया है। क्लियर है? अब एक पॉइंट और ध्यान रखना है दोस्तों, इस किले के भीतर एक पेशवा का जन्म हुआ था, और उन पेशवा का नाम था दोस्तों पेशवा बाजीराव द्वितीय। क्या नाम था उनका? उनका नाम था पेशवा बाजीराव द्वितीय। ध्यान रखिएगा, पेशवा बाजीराव प्रथम की बात नहीं कर रहा हूं। ये कौन है? ये पेशवा बाजीराव द्वितीय है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए मध्य प्रदेश के किस किले में पेशवा बाजीराव द्वितीय का जन्म हुआ था, तो आप क्या बोलेंगे? धार के किले में। जबकि अगर आपसे पूछा जाएगा कि पेशवा बाजीराव प्रथम की समाधि कहां पे है, तो आप बोलेंगे खरगोन जिले में। क्लियर है? यहां से दो प्रकार के सवाल बन रहे हैं, अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर से सुनिए, पेशवा बाजीराव द्वितीय का जन्म कहां पे हुआ था? धार के किले में। लेकिन पेशवा बाजीराव प्रथम की समाधि कहां पे है? खरगोन जिले में है, नर्मदा नदी के किनारे एक स्थान है रावर खेड़ी करके, वहां पे है। क्लियर होगी इतनी बातें? चलिए दोस्तों अब ध्यान सुनिएगा, मैंने आप लोग को बताया है कि किला क्या होता है। किला पूरे कैंपस को बोलते हैं। किला किसको बोलते हैं? पूरे कैंपस को बोलते हैं। और इस कैंपस के अंदर बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे महल, ये सब हो सकते हैं। या सुनो, उसी तरह ध्यान रखना है, इस धार के किले के भीतर एक आपको मंदिर देखने को मिलेगा, और उस मंदिर का नाम है कालका माता मंदिर। क्या नाम उस मंदिर का? उस मंदिर का नाम है कालका माता मंदिर। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए मध्य प्रदेश के किस किले में कालका माता का मंदिर है, तो आप बोलेंगे धार के किले में। अगली बात ध्यान सुनिएगा, ये जो कालका माता है ये परमार वंश के शासकों की कुल देवी थी। किसकी थी? जो परमार वंश के शासक हैं उनकी कुल देवी थी ये कालका माता। समझ में आ गई बात? राजा भोज भी किस वंश के थे? परमार वंश के ही थे। उसी तरह इस किले के भीतर आपको एक महल देखने को मिलता है, और उस महल का नाम है खरबूजा महल। कौन सा महल दोस्तों? उस महल का नाम है खरबूजा महल। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश के किस किले के भीतर खरबूजा महल है, तो धार के किले के भीतर। हालांकि एक खरबूजा महल मैं आपको असीरगढ़ के किले में भी पढ़ाऊंगा, यानी एक खरबूजा महल बुरहानपुर में भी देखने को मिलता है। क्लियर होगी इतनी बात? तो ध्यान रखिएगा, इस धार के किले के भीतर एक कालका माता का मंदिर है। ये जो कालका माता है ये परमार वंश की कुल देवी हैं। इसी किले के भीतर आपको एक खरबूजा महल भी देखने को मिलता है, और इसी किले के भीतर आपको एक मकबरा देखने को मिलता है। और किसका मकबरा है? तो अब्दुल शाह चंगस का मकबरा। किसका मकबरा है? अब्दुल शाह चंगस का मकबरा। अब बोलेंगे सर ये मकबरा क्या होता है? मकबरा यानी होता है समाधि। समझ में आ गई बात? तो इस धार के किले के भीतर तीन प्रमुख इमारत देखने को मिलती है। मेरे साथ बोलिए कौन कौन सी इमारत है? एक है कालका माता मंदिर। कौन है? कालका माता मंदिर। एक है खरबूजा महल, और एक है अब्दुल शाह चंगस का मकबरा। इतनी बात याद रह जाएगी। धार किले का निर्माण किसने कराया? मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया। कब कराया? 1344 ईस्वी के आसपास कराया। क्यों कराया? जब अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जा रहा था तो धार में रुका और धार के किले का निर्माण करा दिया। पेशवा बाजीराव द्वितीय का जन्म स्थल को किस किले को माना जाता है? धार के किले को ही माना जाता है। इतनी बात क्लियर होगी आप लोग सभी को। चलिए अब अपनी कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। क्लियर है? अब ध्यान सुनिएगा दोस्तों, मैं क्या कहने जा रहा हूं।
अब हम लोग ओरछा के किले को कवर करेंगे। किस किले को कवर करेंगे? ओरछा के किले को। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओरछा मध्य प्रदेश के सारे एग्जाम में कहीं ना कहीं ओरछा से सवाल बनते हैं, तो एक ध्यान से सुनते जाइएगा ओरछा के सारे फैक्ट्स को। पहला सवाल पूछा जाएगा कि बताइए ओरछा किस जिले में है। क्या सवाल पूछा जाएगा? ओरछा किस जिले में। तो आपको ध्यान रखना है ये ओरछा मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में है। और आप सभी को पता है निवाड़ी मध्य प्रदेश का नवीनतम और 52वां जिला है। अक्टूबर 2018 में निवाड़ी जिला टीकमगढ़ जिले से अलग करके बनाया गया था। अब ये निवाड़ी जिले में 3 तहसीलें हैं। एक तहसील का नाम है पृथ्वीपुर, ठीक है। निवाड़ी जिले में कितने तहसील हैं? 3 तहसीलें। एक तहसील का नाम निवाड़ी ही है और एक तहसील का नाम है दोस्तों ओरछा। समझ में आ गई बात? यानी ओरछा निवाड़ी जिले की एक तहसील भी है। क्लियर होगी इतनी बात? अब शहरों के प्राचीन नाम से सवाल आते हैं। जैसे एमपीपीएससी 2021 में पूछा गया था कि बताइए ओंकारेश्वर का प्राचीन नाम क्या है, तो हमें आंसर देना था मानधाता। उसी तरह इस ओरछा का प्राचीन नाम है दोस्तों गंगापुरी। ओरछा का प्राचीन नाम क्या है? गंगापुरी। कम से कम 2 बार तो बोलना पड़ेगा जिससे क्लास में याद हो जाए। ओरछा का प्राचीन नाम क्या है? गंगापुरी। समझ में आ गई बात? अब मुझे बताइए पचमढ़ी का प्राचीन नाम क्या है? मैंने ये भी पढ़ाया है। पचमढ़ी का प्राचीन नाम क्या है? तो पचमढ़ी का प्राचीन नाम है पांचालगढ़। मुझे बताइए मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। धूपगढ़ का प्राचीन नाम भी मैंने आप लोगों को बताया है श्री हरिवत्स कोट। समझ में आ गई बात? तो शहरों के प्राचीन नाम आपको याद करना है। जैसे जैसे जो शहर आते चलेंगे मैं आपको समझाता चलूंगा। क्लियर दोस्तों? तो यहां समझिएगा कि गंगापुरी किसका प्राचीन नाम है? ओरछा का प्राचीन नाम है। अब ध्यान से एक बात और समझना है, ये जो ओरछा है दोस्तों भगवान श्री राम के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। जो ओरछा है वो किसके लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है? भगवान श्री राम के लिए प्रसिद्ध है। और ओरछा पूरे भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जहां भगवान श्री राम की पूजा एक राजा के रूप में की जाती है। इतनी बात क्लियर हो गई? इसीलिए ओरछा को मध्य प्रदेश का अयोध्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरछा को मध्य प्रदेश का अयोध्या। तो 2-3 सवाल यहां से बन गए। पहला, ओरछा किस जिले में आता है? निवाड़ी जिले में आता है। निवाड़ी जिले मध्य प्रदेश का नवीनतम जिला है। निवाड़ी जिला कब बना है? 1 अक्टूबर 2018 को बना है। निवाड़ी जिले में कितनी तहसीलें हैं? 3 तहसीलें हैं। कौन कौन सी? पृथ्वीपुर, ओरछा और निवाड़ी। यानी जो ओरछा है वो निवाड़ी जिले की एक तहसील है। ओरछा का प्राचीन नाम क्या है? गंगापुरी है। पचमढ़ी का प्राचीन नाम क्या है? पांचालगढ़ है। धूपगढ़ चोटी का प्राचीन नाम क्या है? श्री हरिवत्स कोट है। ओरछा में भगवान श्री राम की पूजा किसके रूप में की जाती है? एक राजा के रूप में की जाती है। इसीलिए ओरछा को मध्य प्रदेश का अयोध्या भी कहा जाता है। इतनी बात क्लियर होगी दोस्तों? चलिए अब कहानी को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। कई बार यह सवाल पूछा जाता है कि बताइए जो ओरछा है वो किस वंश के शासकों की राजधानी रही है। क्या सवाल पूछा जाता है? ओरछा किस वंश के शासकों की राजधानी रही है। तो एक मिनट में क्या करता हूं, एक ब्लैंक स्लाइड लेता हूं, उसके बाद आपको बेहतरीन ढंग से समझाने की कोशिश करता हूं। क्लियर है? यहां से थोड़ी सी बातें समझने की कोशिश करिएगा। हम लोग किसे कवर कर रहे हैं? हम लोग ओरछा को कवर कर रहे हैं। किस जिले में आता है? निवाड़ी जिले में आता है। अब ध्यान सुनिएगा, जब हम मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ेंगे, क्या कवर करेंगे? मध्य प्रदेश का इतिहास। वहां पे हम बुंदेल वंश पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वहां पे बुंदेल वंश पढ़ेंगे। और मैं तब बताऊंगा कि बुंदेल वंश का जो संस्थापक था वो सोहनपाल था। कौन था? सोहनपाल। तो अगर आपसे पूछा जाएगा बुंदेल वंश की स्थापना किसने की? सोहनपाल ने की। अब इस सोहनपाल की जो राजधानी हुआ करती थी वो गढ़कुंठार हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? इस सोहनपाल की रोज राजधानी हुआ करती थी दोस्तों, ये गढ़कुंठार नाम की एक जगह है, वहां पे हुआ करती थी। अब आप पूछेंगे कि सर ये गढ़कुंठार नाम का किला या गढ़कुंठार नाम का स्थान है कहां पे? तो ये भी निवाड़ी जिले में ही आता है। कहां पे आता है? निवाड़ी जिले में ही आता है। आगे चलकर क्या किया जाता है दोस्तों, इस बुंदेल वंश की जो राजधानी है वो गढ़कुंठार से बदलकर ओरछा कर दी जाती है। यानी ओरछा किस वंश की राजधानी बनाई जाती है? ओरछा बुंदेल वंश की राजधानी बनाई जाती है। अब यहां से 2 प्रकार के सवाल और पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि बताइए ओरछा नगर की स्थापना किसने की। क्या पूछा जाता है? बताइए ओरछा शहर की स्थापना किसने की। तो ओरछा शहर की स्थापना की रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने। किसने की? रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने। यह आपको याद रखना है। क्या पूछा जाएगा? पहला सवाल यही पूछा जाएगा कि ओरछा नगर की स्थापना किसने की, तो आपको कहना है रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने।
ने। अब इन्हीं रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला के द्वारा ही ओरछा राजवंश की स्थापना की जाती है। किसकी स्थापना की जाती है? ओरछा राजवंश की स्थापना। अगर आपसे पूछा जाएगा बुंदेल वंश की स्थापना किसने की? सोहनपाल ने। अब आगे चलकर ये बुंदेल अलग अलग शाखाओं में बढ़ जाते हैं। जैसे आगे छत्रसाल आएंगे, महाराजा छत्रसाल, वो भी बुंदेला वंश के थे, लेकिन उन्होंने अपनी एक नई वंश की स्थापना कर दी जिसे पन्ना राजवंश या पन्ना रियासत कहते हैं। उसी तरह अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ओरछा राजवंश की स्थापना किसने की, तो ओरछा राजवंश की स्थापना की रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने। क्लियर है? यानी ओरछा नगर के भी संस्थापक रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला है, ओरछा राजवंश के भी संस्थापक रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला है। और ओरछा किले की नींव किसने रखी? क्या? ओरछा किले की नींव किसने रखी? तो ओरछा किले की नींव रखने वाले भी कौन है? रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ही हैं। क्लियर होगी इतनी बात? एक बार फिर से सुन लीजिए। ओरछा किस जिले में आता है? निवाड़ी जिले में आता है। बुंदेल वंश का संस्थापक कौन है? सोहनपाल है। बुंदेल वंश की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? तो गढ़कुंठार का किला। गढ़कुंठार का किला भी कहां पे है? निवाड़ी जिले में है। फिर आगे चलकर बुंदेल वंश की राजधानी किसे बना दी जाती है? ओरछा नगर की स्थापना किसने की? रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने। ओरछा राजवंश का भी संस्थापक कौन है? रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ही है। और ओरछा किले का नींव किसने रखी? वो भी रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने ही रखी। समझ में आ गई बात? लेकिन रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ओरछा के किले का निर्माण पूरा करा पाता, उसके पहले ही रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इसलिए ओरछा किले का निर्माण पूरा किसने कराया? क्या? ओरछा किले का निर्माण पूरा किसने कराया? तो इसका उत्तराधिकारी आता है, उनका नाम था भारती चंद बुंदेला। कौन? भारती चंद बुंदेला के द्वारा ओरछा किले का निर्माण पूरा कराया गया है। एक बार फिर सुन लीजिए। ओरछा किले की नींव किसने रखी? तो रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने। ओरछा नगर किसने बसाया? रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने। लेकिन ओरछा किले का निर्माण पूरा किसने कराया? तो रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला के उत्तराधिकारी आते हैं भारती चंद बुंदेला, उनके द्वारा इस ओरछा के किले का निर्माण पूरा कराया गया। क्लियर है? अब ध्यान सुनिएगा। इस गढ़कुंठार के किले के भीतर आपको एक मंदिर देखने को मिलता है और उस मंदिर का नाम है गिद्धवाहिनी मंदिर। कौन सी? गिद्धवाहिनी मंदिर। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए मध्य प्रदेश के किस किले के भीतर गिद्धवाहिनी मंदिर मिलता है? तो गढ़कुंठार के किले में। गढ़कुंठार किला कहां पे है? निवाड़ी में है। और ये बुंदेल राजवंश की आरंभिक राजधानी हुआ करती थी। इतनी बात क्लियर होगी दोस्तों? तो कम से कम आपको इतना पॉइंट ध्यान रखना ही रखना है। अब कुछ पॉइंट और ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये जो ओरछा है, अगर आपसे पूछा जाएगा ओरछा किस नदी के किनारे है, तो ओरछा बेतवा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? ओरछा बेतवा नदी के किनारे। यानी ओरछा किला भी किस नदी किनारे है? बेतवा नदी किनारे। अब ध्यान सुनिएगा दोस्तों, जैसे ही बेतवा ओरछा में प्रवेश करती है वो 7 अलग अलग धाराओं में बहने लगती है। जैसे मान लीजिए ओरछा नदी प्रवाहित हो रही है और ये बेतवा नदी प्रवाहित हो रही है, और जैसे ही बेतवा नदी ओरछा में प्रवेश करती है ये 7 अलग अलग धाराओं में बढ़ जाती है। इसीलिए बेतवा नदी को ओरछा में कई बार सतधारा भी कहा जाने लगता है। क्या कहा जाने लगता है? सतधारा। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बेतवा नदी किस स्थान पर 7 धाराओं में बहने लगती है, तो आपको आंसर करना है ओरछा। क्लियर होगी इतनी बातें दोस्तों? अब ओरछा के किले के भीतर आपको बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे महल भी देखने को मिलते हैं। अब आज की क्लास में चूंकि वीडियो की लेंथ थोड़ा बढ़ जाएगी, इसलिए ओरछा के किले को हम लोग कल की क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एवरीवन।